एपिसोड 1। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों का अपमान नहीं करती है और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 1। एक रात, मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। एक लड़की एक बड़े से होटल के कॉरिडोर में चली जा रही थी। उसने रेड कलर का बॉडीकॉन ड्रेस पहना हुआ था जिसमें वो खूबसूरत तो बहुत लग रही थी, पर उसकी आंखें एमरल्ड ग्रीन, हल्की लाल थीं। वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि उसका खुद का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। एक जगह पर आते ही उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वो खुद से बोली, रिद्धिमा राणा, संभालो खुद को प्लीज। क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलते हुए रिद्धिमा ने अपने सर पर हाथ रखा। उसका एक हाथ दीवार पर था। वो अपनी धुंधली आंखों से चारों तरफ देख रही थी कि अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए। रिद्धिमा पीछे की ओर को गिरने को हुई कि पीछे से किसी ने उसे संभाल लिया। रिद्धिमा धीरे से बोली, कौन है? तभी कोई उसके कान में बोला, बस रिलैक्स। से सुनते ही, ना चाहते हुए भी रिद्धिमा की आंखें बंद होने लगी थीं। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की। तभी वो इंसान जिसने अभी तक उसे संभाला हुआ था, उसने रिद्धिमा को अपनी गोद में उठा लिया। रिद्धिमा की आंखें अभी भी बंद थीं और वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। करीब 1 घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। वो एक कमरे में थी। उसे कुछ भी अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, पर कमरे का अंदाजा लग चुका था। वो जैसे ही उठने को हुई, तभी किसी ने उसे वापस बेड पर लिटाया और उसके कान में बोला, लूज योरसेल्फ, ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना, आई एम विद यू, बस खुद को ढीला छोड़ दो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं प्लीज। बोलते हुए उसने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। तभी उस इंसान ने उसकी कलाइयों को पकड़कर बेड से लगाया और उसके चेहरे के बेहद करीब आ गया। रिद्धिमा उस इंसान के गर्म सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस कर सकती थी, पर उसकी आंखें अभी भी नहीं खुल रही थीं। उसकी आंखें भरी होती चली जा रही थीं और उसके बदन की गर्मी बढ़ती जा रही थी। रिद्धिमा की आंखों के कोनों से कुछ आंसू बहकर उसके बालों में ही छुप गए। पर क्या उस इंसान को फर्क पड़ रहा था? शायद नहीं। उसने रिद्धिमा को अपने गिरफ्त में लिया हुआ था। रिद्धिमा अपने पूरे शरीर पर उस इंसान के हाथ महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे वो अपने पूरे होश होने लगी। उसे नहीं पता चला कि कब वो अपने होश खोकर उसे दुनिया में पहुंच गई और वो कर बैठी जो वो करना ही नहीं चाहती थी। अगली सुबह, धीरे धीरे रिद्धिमा की आंखें खुली। कुछ पल छत की तरफ देखने के बाद उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाईं। वो जिस कमरे में थी, वो शायद कोई गेस्ट रूम था, क्योंकि वहां पर कोई ज्यादा सामान नहीं था। रिद्धिमा जैसे ही उठने को हुई, उसे अपने शरीर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो वापस बेड पर लेटकर बोली, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोलते हुए उसने ब्लैंकेट के अंदर ही अपने पेट पर हाथ रख लिया और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसे कल रात की कुछ धुंधली यादें आने लगीं। उसका एप्पल जूस पीना, उसके बाद उसका सर घूमना, फिर किसी का उसके पास आना और कुछ धुंधली यादें बैड की। वो किस, वो सारी चीजें। ये सब याद आते ही रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें जाकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थीं आंसुओं की वजह से। रिद्धिमा घबराते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे साथ, प्लीज ऐसा नहीं। बोलते हुए उसने ब्लैंकेट के अंदर खुद को देखा और बस इसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। रिद्धिमा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे, किसने उसके साथ ये सब किया। सब कुछ उसके दिमाग के ऊपर जा रहा था कि तभी उसे कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई। रिद्धिमा ने एकदम से उस औरत को देखा जिसने एक व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक कलर का स्कर्ट पहना हुआ था। वो एक मैड की यूनिफॉर्म लग रही थी और उसके हाथ में एक ट्रे थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, कौन हो तुम? वो औरत रिद्धिमा को देखकर बोली, मैम, मैं संजना हूं, ने आपकी दवाई है, प्लीज आप ये दोनों मेडिसिन ले लीजिए। बोलकर उसने ट्रे वहीं नाइट स्टैंड पर रख दिया। रिद्धिमा ने कंफ्यूजन से कुछ पल संजना को देखा और फिर उसकी नजर उस ट्रे पर गई। वो कंफ्यूजन से बोली, कौन सी मेडिसिन? मैं यहाँ पर हूँ क्यों और ये कौन सी मेडिसिन देना चाहती हो तुम मुझे? संजना उसे देखकर बोली, मॉर्निंग आफ्टर पिल, मैम, अगर आप इसे नहीं लेंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और मुझे पता है कि आप भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं चाहती होगी। आज तक यहाँ पर जितनी भी लड़कियां आई हैं, सब मॉर्निंग आफ्टर पिल पर लिखती हैं और उन्हें देने का काम मेरा है। आप भी ले लीजिए और मैं आपका। रिद्धिमा बीच में बोली, नहीं, मैं भी ले लूं? और क्या मतलब कि यहाँ पर जितनी भी आती हैं, तुमने मुझे? संजना कुछ पल रुक कर बोली, सबसे पहले आप मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। रिद्धिमा कुछ सोचते हुए बोली, मॉर्निंग आफ्टर पिल। बोलकर उसने ट्रे में रखी मेडिसिन को देखा और फिर बिना कुछ बोले उसने जल्दी से वो मेडिसिन ले ली। वो बेवकूफ नहीं थी जो कोई भी चांस लेने का सोच ले। उसे पता नहीं था कि आखिर उसके साथ ये सब करने वाला कौन था और प्रेगनेंसी ऐसा चांस वो कभी नहीं ले सकती थी। मेडिसिन लेने के बाद रिद्धिमा धीरे से बेड से उठी। उठते ही उसे एक तेज दर्द का एहसास हुआ, पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाते ही रिद्धिमा की नजर सीधे मिरर में खुद पर गई और खुद को देखते ही उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे।
रिधिमा खुद से बोली, कंट्रोल, रिधिमा राणा, कंट्रोल अभी बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए, कंट्रोल बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर शावर के नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने एक टॉवल लपेटा हुआ था। उसकी नज़र बेड पर रखे हुए एक पेपर बैग पर गई। उसने जल्दी से जाकर वो पेपर बैग खोला और उसमें उसी के साइज का एक ड्रेस था। रिधिमा ने बिना कुछ बोले वो ड्रेस पहन ली और वो तुरंत वहां से निकल गई। नीचे आते ही रिधिमा की नज़र सीधे संजना पर गई, जो कि कॉफी टेबल के पास खड़ी थी। संजना उसे देखकर बोली, मैम, आपका फोन, बोलकर उसने रिधिमा का फोन उसकी तरफ बढ़ाया। रिधिमा ने बिना कुछ बोले संजना के हाथ से अपना फोन छीना भी उसकी नज़र कॉफी टेबल पर रखे हुए एक चेक पर गई। वो धीरे से बोली, ये क्या है? संजना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, आपका चेक, आप इसमें अपना अमाउंट भर दीजिए। रिधिमा बीच में बोली, एक मिनट, अमाउंट बोलकर उसने वो चेक उठाया। वो एक ब्लैंक चेक था जिस पर किसी के सिग्नेचर थे। रिधिमा की नज़र उस पूरे ब्लैंक चेक पर घूम रही थी। तभी उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें एक जगह पर ठहर गई, एक नाम पर, और वो नाम था आर्यांश जिंदल। ये देखते ही रिधिमा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके दिमाग में कई सवाल खड़े होने लगे थे और उनके साथ उनके जवाब भी खड़े होने लगे थे। रिधिमा धीरे से बोली, आर्यांश जिंदल। संजना उसे देखकर बोली, यस मैम, आर्यांश जिंदल, या फिर आज जो भी बोलें, हमारे बॉस, और उसी ने तो आप यहाँ पर थे ना, आप उनकी वरना स्टैंड है ना। ये सुनते ही रिधिमा हैरानी से बोली, देखा, और फिर खुद से बोली, हाउ डेयर यू मिस्टर आर्यांश जिंदल, मुझे नहीं पता था तुम इस हद तक गिर जाओगे। बोलकर उसने कुछ पल उसे चेक को देखा और फिर वो चेक लेकर वहां से निकल गई। उसे जगह से बाहर निकलते ही रिधिमा ने एक बार मुड़कर उस विला की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र विला के बाहर लगे नेम प्लेट पर गई, जिस पर जिंदल विला लिखा हुआ था। उसे देखते ही रिधिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। अब तक जो उसके चेहरे पर परेशानी थी, अब सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। वो रोड तक पहुंची और उसने एक कैब बुक की। थोड़ी देर में कैब वहां पर आकर रुकी। रिधिमा सीधे कैब में बैठी और फिर ड्राइवर से बोली, आज पब्लिशिंग हाउस। उसका इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं रिधिमा के नज़ारे वापस उस चेक पर गई और वो कुछ सोचने लगी। करीब 15 दिन पहले, रात का वक्त, रिधिमा राणा, एक 21 साल की लड़की जो कि मुंबई के सबसे बड़े स्ट्रिपर क्लब में वेट्रेस की जॉब करती थी। क्यों करती थी? वो उसकी मजबूरी थी, पर उसे इस काम की जरूरत भी थी। रिधिमा ने इस वक्त वेट्रेस वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो बार के पास खड़ी थी। उसकी नज़रें सामने की तरफ थीं, जहां पर कुछ स्ट्रिपर पोल डांस कर रही थीं। उनके शरीर पर कपड़ों के नाम पर कुछ खास नहीं था। तभी मैनेजर वहां पर आकर बोला, रिधिमा, आज तुम्हारी ड्यूटी वीआईपी रूम में है, वहां पर ड्रिंक सर्व करनी है। रिधिमा गहरी सांस लेकर बोली, ओके, बोलकर उसने एक ट्रॉली ली और वो लेकर तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा एक वीआईपी रूम के बाहर थी। एक गहरी सांस लेकर वो तुरंत अंदर गई। अंदर आते ही रिधिमा ने फिर से एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसे वहां पर मौजूद लोगों की हवस भारी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। रिधिमा आगे बढ़ी और वो सबको ड्रिंक सर्व करने लगी। उसने एक बार नजर उठाकर सबकी तरफ देखा, पर सबका ध्यान बातों में ही था, उसकी तरफ कोई अच्छी नहीं रहा था। रिधिमा मन में बोली, हाउ इज दिस पॉसिबल, मुझे अभी भी फील हो रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें सोचते हुए वो ड्रिंक सर्व करते हुए सीधे एक कोना पर पहुंची, जहां पर एक और आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा उसे डिम लाइट में कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रिधिमा ने उसे ड्रिंक सर्व की और फिर वो बिना किसी पर ध्यान दिए तुरंत वहां से निकल गई। रिधिमा वहां से निकलते ही खुद से ही बोली, वाई द हेल एम आई फीलिंग सो वेयर्ड। बोलते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और तुरंत वहां से चली गई। रिधिमा कॉरिडोर से होते हुए जा रही थी। वहां लगभग अंधेरा था। रिधिमा कुछ सोचते हुए जा रही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। एपिसोड 2 थप्पड़। मुंबई, इंडिया, प्रेजेंट टाइम। हॉर्न बनने की आवाज सुन रिधिमा एकदम से होश में आया और उसने बाहर देखा। इस वक्त वो ट्रैफिक में थी और धीरे धीरे ट्रैफिक क्लियर हो रहा था। ड्राइवर धीरे से बोला, ये मुंबई का ट्रैफिक मैम, बस 15 मिनट और लगेंगे। रिधिमा धीरे से बोली, ओके, बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वो फिर से उन्हें यादों में खो गई। 15 दिन पहले रिधिमा को किसी ने वही दीवार से लगा दिया था। इस वक्त वहां कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। रिधिमा हैरानी से अपने सामने खड़े इंसान को देखने लगी, जिसका चेहरा उसे कुछ अच्छे से नजर नहीं आ रहा था। वहां पर आसपास की येलो डिम लाइट जल रही थी, जिसमें उसे इंसान का चेहरा क्लियर नहीं था। बस रिधिमा को उसकी आंखें दिख रही थी, चेस्टनट ब्राउन आंखें। रिधिमा कुछ कह पाती कि तभी उस इंसान ने एकदम से झुककर रिधिमा के बालों को एक तरफ किया और उसकी गर्दन को हल्का सा स्निफ किया। रिधिमा हैरानी से बोली, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, हो कौन तुम, बोलकर उसने उसे इंसान को धक्का देने की कोशिश की। तभी उसे इंसान ने रिधिमा की कलाइयों को पकड़कर दीवार से लगाया और उसके कान में बोला, आर्यांश जिंदल, उर्फ आज इससे ज्यादा कुछ जानना चाहोगी तुम। रिधिमा उसकी आवाज सुन हल्का सा कांप गई। वो एकदम से खुद को संभाल कर बोली, नहीं जानना मुझे कुछ भी, कौन हो तुम, जस्ट लीव मी, आई डोंट नो यू।
आर्यांश हल्का सा पीछे हटकर बोला, जान जाओगी जब मैं बताऊंगा, तब अच्छे से जान जाओगी, बोलकर वो 2 कदम पीछे हट गया। अब जाकर रिद्धिमा ने उसका चेहरा एकदम साफ तरीके से देखा। ऑलिव स्किन, चेस्टनट ब्राउन आंखें, हल्की हल्की बियर्ड के साथ उसकी शार्प जो लाइन। आर्यांश जिंदल दिखने में जितना ज्यादा हैंडसम था, उसके चेहरे के पीछे का नकाब उतना ही ज्यादा खतरनाक था। रिद्धिमा आर्यांश के चेहरे को चुपचाप देख रही थी। वही आर्यंस के नज़ारे रिद्धिमा की पूरी बॉडी को अपनी आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे अपनी आंखों से ही चुरा था, उसे अपनी आंखों से ही अनड्रेस कर रहा था। रिद्धिमा एकदम से इधर उधर देखकर बोली, आई थिंक आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर जिंदल, आई डोंट नो यू। बोलकर वो जैसे ही जाने को हुई तभी आर्यांश तेज आवाज में बोला, कीमत। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा के कदम रुक गए और उसने मुड़कर हैरानी से आर्यांश की तरफ देखा, जो कि इस वक्त सामने दीवार की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रिद्धिमा धीरे से बोली, कीमत, कौन सी कीमत? उसका सवाल सुनते ही आर्यांश ने अपनी नजरें रिद्धिमा की तरफ की और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम्हारी कीमत, एक रात की कीमत बताओ अपनी, और फिर रूम नंबर 401 में आ जाना। बोलकर वो उसके साइड से होकर आगे बढ़ने लगा। वही रिद्धिमा आर्यांश की बातों को अपने दिमाग में रजिस्टर करने की कोशिश कर रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या भी। उसके सामने एक इंसान जिसे वो जानती तकनीक जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, उसे वन नाइट स्टैंड ऑफर करके चला गया। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, वेट अ मिनट मिस्टर जिंदल। उसके इतना कहते ही आर्यांश के कदम रुक गए। रिद्धिमा ने मुड़कर आर्यांश को देखा, जो कि उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, क्या लगता है आपको मैं कौन हूं? आर्यांश बेफिक्री अंदाज में बोला, एक वेट्रेस जो यहाँ पर सेड्यूस करने का गेम खेलती है। यू वांट इट, एक्सेप्ट इट, ठीक है, बेवजह का ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक इट। उसकी बात सुन रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो एकदम से आर्यांश के सामने आकर बोली, लिसन टू मी वेरी केयरफुली मिस्टर आर्यांश जिंदल, आई एम रिद्धिमा राणा। ये नाम याद रखिए, ना तो मुझे तुम्हारे वन नाइट स्टैंड में इंटरेस्ट है, ना ही तुम्हारे किसी ऑफर में, और मैं यहाँ पर अपना काम करती हूँ। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कोई लड़की चाहिए ना तुम्हें। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिप हैं, जाकर उन्हें ऑफर दो, वो एक्सेप्ट कर लेंगी। बोलते हुए वो आर्यांश की आंखों में देख रही थी। आर्यांश अगले ही पल रिद्धिमा के चेहरे पर झुका, और रिद्धिमा जैसी पीछे होने को ही तभी आर्यांश ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। रिद्धिमा आर्यांश से छूटने की कोशिश कर रही थी, तो वही आर्यांश उसे पर अपनी पकड़ और मजबूत किया जा रहा था। रिद्धिमा कुछ कह पाती, तभी आर्यांश धीमी सी आवाज में बोला, बहुत हिम्मत है ना तुम मैन, आई डोंट लाइक इट, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा मुझे। बोलकर उसने एकदम से रिद्धिमा को छोड़ा, फिर एक नजर उसे ऊपर से नीचे तक देखकर वहां से निकल गया। प्रेजेंट टाइम में ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाया, तब जाकर के रिद्धिमा होश में आई। उसकी नजर बाहर आज पब्लिशिंग हाउस की तरफ चली गई। ये पब्लिशिंग हाउस और था आर्यांश जिंदल का था। रिद्धिमा ड्राइवर को देखकर बोली, थैंक यू भैया। बोलकर उसने ड्राइवर को पैसे दिए, फिर वो चेक लेकर तुरंत गाड़ी से उतर गई। उतरते ही उसकी बॉडी में एक तेज दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सीधे अंदर गई। रिद्धिमा जैसे ही अंदर पहुंची, एक लड़की उसके पास आकर बोले, हेलो रिद्धिमा, तुम आज लेट हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, पूर्वी, मिस्टर जिंदल ऑफिस आ चुके हैं। पूर्वी कुछ पल रुककर बोली, आ तो चुके हैं, लेकिन क्या हुआ? रिद्धिमा उसे इग्नोर करते हुए सीधे लिफ्ट में चली गई। थोड़ी देर बाद वो पब्लिशिंग हाउस के टॉप फ्लोर पर थी। रिद्धिमा बिना कुछ सोच बेधड़क सीधे आर्यांश के केबिन में गई, जहां पर ऑलरेडी एक आदमी खड़ा था जो कि आर्यांश को देख रहा था। वही आर्यांश अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। रिद्धिमा जैसे कुछ कहने को ही तभी आर्यांश आदमी को देखकर बोला, गेट लॉस्ट। उसके इतना कहते ही आदमी तुरंत वहां से निकल गया और जाते टाइम उसने दरवाजा बंद कर दिया था। रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर जिंदल, जब तुमने ऑफर किया तब नहीं मानी, तो तुम इस हद तक गिर गए। तुमने मेरी डिग्निटी मुझसे छीनी, मेरे साथ ये सब किया, मेरे ड्रिंक स्पाइक की और ये हरकत, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। उसकी बात सुन आर्यांश ने एक गहरी सांस ली और फिर वो सीधे अपने लाइब्रेरी रैक की तरफ देखने लगा। उसका ऐसा रिएक्शन देख रिद्धिमा गुस्से से पागल हो रही थी। वो चिल्ला कर बोली, मुझे जवाब चाहिए मिस्टर आर्यांश जिंदल, आई वांट टू क्लियर आंसर, इतना कैसे गिर गए तुम? आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, वेरी सिंपल रिद्धिमा राणा, तुम्हें उस वक्त हाँ कर देनी चाहिए थी जब तुम मुझे ना करके गई थी। मेरी ईगो हर्ट हुई तो मैंने कर दिया जो मुझे करना था। यू हर्टेड माई ईगो एंड आई हर्टेड योर सो कॉल्ड डिग्निटी, तो क्या? रिद्धिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, यू नो वॉट मिस्टर आर्यांश जिंदल, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान ऑथर कैसे हो सकता है। यू डोंट डिजर्व एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। मैं क्या सोच रही थी तुम्हारे बारे में, और तुम कितनी घटिया इंसान निकली। यू नो वॉट, एक्चुअली तुम्हारी परवरिश में ही खोट है। उसकी इतना कहते ही आर्यांश एकदम से अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वो चेयर पीछे गिर गई। रिद्धिमा 2 कदम पीछे हट गई। उसने एक बार गिरी हुई चेयर को देखा और फिर आर्यांश को देखा, जो कि अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से उसे अजीब नजरों से देख रहा था।
आर्यांश के नजरे रिद्धिमा को अपने कदम पीछे लेने पर मजबूर कर रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटाना चाहती थी। अगर अभी वो पीछे हटती तो आर्यांश उससे जीत जा सकता था और रिद्धिमा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। आर्यांश धीमे कदमों से रिद्धिमा की तरफ बढ़ते हुए बोला, कहा था ना मैंने तुमसे क्या कहा था, कुछ याद करोगी? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा की दिमाग में कुछ शब्द गूंज गए और वो ऐसे थे कि बिलीव मी मिस रिद्धिमा राणा, मैं जो चाहता हूँ वो पाकर रहता हूँ, और अगर मुझे नहीं मिलता तो मैं उस चीज को खत्म कर देता हूँ, फिर चाहे वो कुछ भी हो। रिद्धिमा धीरे से बोली, मैं कोई चीज नहीं हूँ, कोई चीज नहीं हूँ मैं। आर्यांश उसके सामने रुककर बोला, बिलीव मी, मेरी नज़र में किसी चीज से ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। मेरी नजरों ने तुम्हारी नजरों को कैप्चर किया, फिर तुम्हारी इस बॉडी को देना आई वांट इट। जब तुमने मना किया तो मैंने अपनी ट्रिक यूज कर ली। सिंपल, मुझे जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, और जो तुम्हें चाहिए वो मिल जाएगा। ब्लैंक चेक है, पैसे भरो, पैसे लेकर के दफा हो जाओ, वेरी सिंपल। रिद्धिमा धीरे से बोली, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पैसों से खरीदोगे? ऐसा नहीं होगा, मैं बिकने वालों में से हूँ। आर्यांश बीच में बोला, ओ शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे जैसी दो कौड़ी की लड़की जो पहले से बिकी हुई है, वो ना डिग्निटी की बातें करते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यू नो वॉट, काम क्या है तुम्हारा? अमीर लड़कों को फंसाना। बोलते हुए वो अपने कदम रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगा था। ना चाहते हुए भी रिद्धिमा अपने कदम पीछे लेने लगी थी। आर्यांश उसके तरफ बढ़ते हुए बोला, ये सो कॉल्ड मासूम चेहरा लेकर के लोगों के सामने घूमना और ये साबित करना कि डेट आई एम वेरी इनोसेंट, और सही मौका आते ही अपनी औकात पर उतरना। अब तक रिद्धिमा दीवार से लग चुकी थी, वो अभी भी आर्यांश की आंखों में देख रही थी। आर्यांश उसके बेहद करीब आकर रुका और उसकी आंखों में देखकर बोला, ये डिग्निटी की बातें करते हुए तुम्हारे जैसी 2 टके की लड़कियां जो कि एक स्ट्रिपर क्लब में वेटर का काम करती है ना, उनके अंदर डिग्निटी होती नहीं है, समझ में आए? और अगर नहीं आई 2 एपिसोड में तुम्हें फिर से समझा दूंगा। बोलते हुए उसकी नजरें एक बार रिद्धिमा की होठों की तरफ गई और उसने वापस से उसकी आंखों की तरफ देखा। अगले ही पल उस पूरे केबिन में एक थप्पड़ की आवाज गूंज गई। एपिसोड 3, यू आर डिस्गस्टिंग। मुंबई इंडिया, आज पब्लिशिंग हाउस। पूरे कैबिन में बिल्कुल शांति थी। रिद्धिमा दीवार से टिककर खड़ी थी और वो अपने सामने आर्यांश को घूर रही थी, जिसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। रिद्धिमा ने एकदम से चिल्लाकर बोली, कोई हक नहीं है तुम्हें मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़े करने का या फिर मुझे गलत बोलने का, जो खुद गलत होते हैं ना उन्हें दूसरा इंसान। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने एकदम से उसके ऊपर अपना हाथ उठाया। रिद्धिमा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। कुछ पल बाद जब उसे कुछ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलकर आर्यांश को दिखाया। आर्यांश ने अपने हाथ का मुक्का बनाया हुआ था। वो मुक्का रिद्धिमा के चेहरे के पास था, पर वो बीच में रुका हुआ था और वो उसे बुरी तरह घूर रहा था। उसकी चेस्टनट ब्राउन आंखें अब तक लाल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था मानो रिद्धिमा को इस वक्त जान से मार देगा। रिद्धिमा ने आर्यांश की आंखों में देखते हुए अपना हाथ नीचे किया। भी आर्यांश ने सीधे उसके सर के पास दीवार पर एक मुक्का मारा और अगले ही पल रिद्धिमा को जोर से धक्का दिया। रिद्धिमा का सर एक तरफ होते हुए दीवार से लड़ गया और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही आर्यांश ने उसका हाथ कसकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया और उसे एकदम से अपने पास खींचा। रिद्धिमा की पीठ आर्यांश के सीने से लग चुकी थी। आर्यांश झुककर उसके कान में बोला, पहली गलती रिजेक्शन, दूसरी गलती आज का दिन याद रखना। रिद्धिमा राणा, आज का दिन मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा, और जिस दिन तुम आज का दिन भूल गई वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बोलकर उसने रिद्धिमा को झटके से छोड़ा। रिद्धिमा खुद को संभाल नहीं पाए और वो सीधे जमीन पर गिर गई। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो आर्यांश को घूरने लगी। आर्यांश सीधे अपने टेबल के पास गया और फिर एक टिश्यू पेपर लेकर वो अपने हाथ साफ करने लगा। उसकी हरकत ये साबित कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो रिद्धिमा को छूकर उसने किसी गंदी चीज को छू लिया था। आर्यांश एकदम से उसे देखकर बोला, वॉट फ्लो, इतना प्यारा लग रहा है कि उठ नहीं पा रही हूँ। यू नो वॉट, रहो ऐसे ही काफी यूजफुल रहेगा मेरे लिए। रिद्धिमा एकदम से होश में आकर बोली, मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पर और मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी धमकियों से मिस्टर आर्यांश जिंदल। बोलकर उसने अपने आंसू साफ की है और फिर वो धीरे से खड़ी हुई। ऑलरेडी कल रात की वजह से उसकी बॉडी में पेन था और अब गिरने की वजह से उसे और दर्द हो रहा था। आर्यांश की नज़र रिद्धिमा की पूरी बॉडी को स्कैन कर रही थी। वो उसके चलने से उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता था, पर क्या उसे फर्क पड़ता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्यांश अपनी चेयर पर बैठकर बोले, वेल, तुम्हें याद है कि यहाँ पर ज्वाइन करने से पहले तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? उसके इतना कहते ही रिद्धिमा के दिमाग में कुछ चीज घूम गई। वो आर्यांश को देखकर बोली, प्लीज मेरे साथ खेलना बंद करो प्लीज, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये सुनते ही आर्यांश अचानक से हंसने लगा। रिद्धिमा हैरानी से उसे देख रही थी, वही आर्यांश जोर जोर से हंस रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से रुका और रिद्धिमा को देखकर बोला, अभी तो बताया, तुम भूल गई? रिद्धिमा कुछ पल रुक कर बोली, यू आर डिस्गस्टिंग। आर्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, एंड यू आर सो हॉट, आई जस्ट रिमेंबर लास्ट नाइट, आई मीन इन, तुम अभी खुद को देखो, यू आर लुकिंग सो हॉट, अदरवाइज बैगी क्लॉथ्स में कैन सी योर फिगर। उसकी बात सुन रही रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को कंट्रोल करने की।
तभी आर्यांश उससे बोला, अब अपना ये मेलोड्रामा और ये आंसू लेकर के निकलो यहाँ से, ब्लैंक चेक है तुम्हारे पास, अगर साइन करना है तो करो और नहीं करना है तो दफा हो जाओ। हाँ, आज की छुट्टी लेकिन कल टाइम पर आ जाना। यू आर माई एडिटेड ऑन ट फॉरगेट दैट, गेट लॉस्ट। रिद्धिमा ने एक नज़र उसे गिरे हुए चेक को देखा और फिर वो एक नज़र आर्यांश को देखकर तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही आर्यांश के एक्सप्रेशन पूरी तरीके से बदल चुके थे। वो अपनी चेयर पर लीन होकर कुछ सोचने लगा। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में कल रात की सारी चीज घूम रही थी। उसने जबरदस्ती रिद्धिमा राणा को हासिल किया था क्योंकि वो चाहता था। आर्यांश एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, आर्यांश जिंदल, जो चाहता है वो पाकर रहता है और नो रिद्धिमा राणा, आई कैन फील यू आर लाइक अ ट्रेजर, किसी ट्रेजर से कम नहीं हो तुम, और ट्रेजर की डिजायर तो हर किसी को होती है। ना बोलकर वो खड़ा हो गया और सीधे बालकनी में चला गया। वहां जाकर उसने अपने सिगरेट चलाए और फिर सिगरेट का एक कश लेकर बोला, आर्यांश जिंदल अपने डिजायर को लेकर बहुत पैशनेट है, नहीं छोड़ता मैं उस चीज को जिसकी लत मुझे लग जाए, जिसकी डिजायर मेरे दिमाग पर चढ़कर बोले फिर तुम तो। इतना बोलकर वो रुका और उसकी नजर सीधे नीचे रिद्धिमा की तरफ चली गई, जो कि ऑटो का इंतजार कर रही थी। इधर रिद्धिमा नीचे अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। आर्यांश ये चीज अच्छे से देख सकता था। वो धीरे से बोला, आई लाइक इट, कितना अच्छा लगता है ना तुम्हारा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, गॉड आई रियली लाइक इट, पर गलती कर दी ना तुमने ट्रेजर, बहुत बड़ी गलती, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, अब झेलना तो पड़ेगा। तभी एक ऑटो रिद्धिमा के सामने आकर रुकी। रिद्धिमा तुरंत उसे ऑटो में बैठ गई। भी उस ऑटो वालों ने एक बार बाहर जाकर आर्यांश की तरफ देखा। आर्यांश ने उसे इशारा किया, उसके बाद ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टार्ट कर दी। आर्यांश इविल स्माइल करते हुए बोला, कहाँ बच कर जाओगी मिस रिद्धिमा राणा, जहां जाओगे खुद को आर्यांश जिंदल की पकड़ में पाओगी। तुम्हें एक बार बताना पड़ेगा कि आर्यांश जिंदल आखिर है क्या। बोलते हुए उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था और होठों की मुस्कुराहट वैसे ही बनी हुई थी। इधर ऑटो ने करीब आधे घंटे बाद एक छोटे से घर के बाहर गाड़ियों की। रिद्धिमा तुरंत ऑटो से उतरी, उसने पैसे दिए और वो तुरंत उसे घर के अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही सामने से एक आवाज आई, कहाँ थी तुम रिद्धिमा, पूरी रात में कितना परेशान होती रही, तुम्हें पता है मैंने कशिश को भी कॉल किया था, उसने बोला तुम उसके साथ भी नहीं थी। रिद्धिमा धीरे से बोला, मम्मा मैं काम में बिजी थी, पूरी रात एडिटिंग का काम था और कुछ नहीं। वो एक्चुअली आपको बताया था ना कि नई नॉवल लॉन्च हुई थी, तो नॉवेल एडिटिंग में बिजी थी बस। बोलकर वो तुरंत अपनी मम्मा यानी कि रागिनी राणा को इग्नोर करते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। रागिनी खुद से बोली, इसे हुआ क्या है, इतनी शांत क्यों है, भी नहीं रहती। बोलते हुए वो रिद्धिमा के बेडरूम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। इधर रिद्धिमा बेडरूम में पहुंचते ही खुद को कंट्रोल करते हुए वॉशरूम में गई। उसने एक नज़र खुद को देखा और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रिद्धिमा खुद से बोली, सब मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है, क्या सोचकर मैंने ये पब्लिशिंग हाउस ज्वाइन किया था, क्यों। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और उसे 13 दिन पहले की बातें याद आने लगी। करीब 13 दिन पहले रिद्धिमा इस वक्त रात को खाली रोड पर चले जा रही थी जिस स्ट्रिपर क्लब में वो जॉब कर रही थी। वो जब उसके हाथ से जा चुकी थी, पता नहीं कैसे, पर मैनेजर ने उसे ये बोल दिया था कि अब वो उन्हें वहां नहीं रख सकते। रिद्धिमा को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हुआ। इस वक्त बारिश हो रही थी, वो ऐसे ही चले जा रही थी, उसे जबकि जरूरत थी, उसे अपना घर चलना था। रिद्धिमा खुद से बोली, क्या करूं, कहां से लाऊं अब मैं जॉब, मम्मा को बताया तो वो परेशान हो जाएगी। ये सारी चीज बोलते हुए वो चले जा रही थी कि तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा और रिद्धिमा को देखकर बोला, ऐसे सड़क पर चल रही है आप, एक्सीडेंट हो जाएगा आपका। रिद्धिमा एकदम से होश में आकर बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। बोलकर वो जैसे जाने के लिए आगे बढ़ी, तभी वो आदमी फिर से बोला, जॉब ढूंढ रही है आपे। सुनते ही रिद्धिमा के कदम रुक गए और उसने मुड़कर उसे आदमी को कंफ्यूजन और हैरानी से देखा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, ऐसे हैरान होने की जरूरत नहीं, पहले मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है युग चौधरी, एक पब्लिशिंग हाउस है और जिनका वो पब्लिशिंग हाउस है वो खुद एक ऑथर है और मैं उनका असिस्टेंट हूँ। मैं एडिटर की जरूरत है तुम चाहो तो। रिद्धिमा बीच में बोली, मैं रेडी हूँ, प्लीज मेरे बारे में कुछ गलत मत समझना, मैं डेस्परेट बिहेव कर रही हूँ बट आई रियली नीड जॉब। युग हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके, बारिश ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, मैं आपको कार्ड देता हूँ, आप आ जाना कल। बोलकर उसने अपने पॉकेट से निकालकर एक कार्ड रिद्धिमा के हाथ में रखा और तुरंत वहां से निकल गया। रिद्धिमा ने उसे कार्ड की तरफ देखा, उस कार्ड पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिशिंग हाउस का नाम था और फोन नंबर था, उसके साथ एड्रेस, इसके अलावा कुछ नहीं था। प्रेजेंट टाइम। रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें खोली और खुद को देखकर बोली, युग चौधरी, मिस्टर जिंदल के असिस्टेंट, तुम भी उनके साथ मिले हुए हो, सब मिले हुए, सब बुरे हैं। इतना बोलकर वो फिर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करके फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आए। अब उसे अपनी बॉडी में थोड़ी राहत फील हो रही थी। बाहर आते ही रिद्धिमा जैसी बेड पर बैठने वाले थे कि तभी अचानक उसका फोन बज। उसने कॉल पिक की और दूसरी तरफ की बात सुनते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से फैल गई और उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। एपिसोड 4 आई वॉन्ट रिद्धिमा। मुंबई, इंडिया।
फोन की दूसरी तरफ की बात सुनते ही रिधिमा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा वो खुद को संभाल कर बोली, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वो तुरंत बेडरूम से निकल गई। रागिनी रिधिमा को देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रिधिमा रागिनी को देखकर बोली, मम्मा हॉस्पिटल से कॉल आया है, वो लोग उत्कर्ष को हॉस्पिटल से निकलने की बात कर रहे हैं, हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रागिनी हैरानी से बोली, क्या, ऐसे कैसे? रिधिमा बीच में बोली, रिलैक्स मम्मा, हम जा रहे ना, सब कुछ सही हो जाएगा, बोलकर रिधिमा ने जल्दी से अपना बैग उठाया और फिर रागिनी के साथ तुरंत घर से निकल गई। थोड़ी देर बाद रिधिमा और रागिनी दोनों हॉस्पिटल में थे। रिधिमा जैसी अंदर गई उसकी नजरें सीधे उत्कर्ष की तरफ चली गई। उत्कर्ष राणा, रिधिमा राणा का छोटा भाई जिसकी उम्र 15 साल थी। पिछले 3 महीने से वो हॉस्पिटल में एडमिट था। इस वक्त उत्कर्ष एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। रिधिमा चिल्लाकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनते सबकी नजरें रिधिमा की तरफ चली गई। एक नर्स उसके पास आकर बोली, मिस राणा, हमें आपके भाई को हॉस्पिटल से निकलना पड़ेगा। रिधिमा गुस्से में बोली, व्हाट डू यू मीन बाय निकालना पड़ेगा? मेरा भाई है, ये कोई सामान नहीं है जिसे फेंक दो उठा करके, और ये क्या तरीका है 15 साल के बच्चे को ट्रीट करने का? वो होश में नहीं और आपने उसे व्हीलचेयर पर बैठा दिया और लेकर जा रहे हो, दिमाग खराब है क्या? नर्स बिना किसी भाव के बोली, अगर आप पेशेंट की फीस टाइम पर नहीं करोगी तो फिर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल चैरिटी के लिए नहीं है। रिधिमा हैरानी से बोली, फीस? एक्सक्यूज मी, मैंने सारी फीस जमा की है, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। नर्स कुछ पल रुककर बोली, सॉरी टू से मिस राणा, पर सारी फीस जमा नहीं है, अपने पेशेंट के स्टे की फीस जमा किया, लेकिन उसके दवाइयां के खर्चे से लेकर के बोन मैरो ढूंढने तक के काम का फीस आपने जमा नहीं की है। रिधिमा एकदम से चिल्लाकर बोली, ये क्या बोल रही हो आप? जब मैं फीस जमा किए थे तब तो बोला था ना कि सारी फीस जमा हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर ऐसे अचानक से ये सब क्या है? मैं यहाँ पर अपने भाई को क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि उसे बोन मैरो कैंसर है और ये एक कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, और आप लोगों ने हद कर दी है, मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। बोलते हुए उसकी नजरें एक बार उत्कर्ष की तरफ चली गई, जिसके पास रागिनी घुटनों के बाल बैठी हुई थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। उत्कर्ष शायद इस वक्त एनेस्थीसिया के असर से बेहोश था या फिर गहरी नींद में था, नहीं पता था। रिधिमा अचानक से बोली, बोन मैरो तो मिल चुका था ना, आपने मुझसे बोला था कि वो। तभी नर्स बीच में बोली, अगर मिल गया है तो उन्हें भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना, उनका खर्चा कौन उठाएगा? रिधिमा, कोई भी अपना बोन मैरो तुम्हारे भाई को ऐसे ही नहीं देगा। रिधिमा जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी डॉक्टर वहां पर आकर बोले, क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर? नर्स डॉक्टर को देखकर बोली, सर, ये पेशेंट की फैमिली यहाँ पर तमाशा कर रही है, इन्होंने पहले फीस नहीं भरी है और अब यहाँ पर आकर तमाशा कर रही है। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते, एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चाहिए, ऊपर से पैसे ना भरने पड़े। डॉक्टर रिधिमा को देखकर बोले, जब आपको फीस का आइडिया है तो फिर आपको फीस भरनी चाहिए, और अगर नहीं भर सकती तो फिर अपने पेशेंट को यहाँ से ले जाए। ये सुनते ही रिधिमा ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी डॉक्टर फिर से बोले, आई सजेस्ट, क्या आप अपने भाई को यहाँ से ले जाए, बेटर होगा। रिधिमा धीरे से बोली, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर सीधे रागिनी और उत्कर्ष के पास चली गई। रागिनी खड़ी होकर बोली, मैं चल रही हूँ, बोलकर वो उत्कर्ष को लेकर आगे निकल गई। हॉस्पिटल से बाहर पहुंचते ही रिधिमा ने एक बार मुड़कर हॉस्पिटल को देखा और उसने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। रागिनी ने ऑटो वाले की हेल्प से उत्कर्ष को ऑटो में बैठाया और वो रिधिमा को देखकर बोली, अब तुम खड़ी क्यों हो, चलो आगे देखेंगे जो होगा। रिधिमा धीरे से बोली, आप जाओ मम्मा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रागिनी परेशानी से बोली, पर रिधिमा कहाँ जाओगी, तुम अभी कहीं भी नहीं जाना, घर चलो। रिधिमा एकदम से उसे देखकर बोली, मैंने कहा ना मम्मा, उत्कर्ष को लेकर जाओ, मैं आ रही हूँ, बोलकर उसने एक नज़र ऑटो वालों को देखा। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो स्टार्ट कर दी। रागिनी ने एक नज़र रिधिमा को देखा और फिर उसने उत्कर्ष को संभालते हुए सामने देखना शुरू कर दिया। इधर रिधिमा चुपचाप खड़ी ऑटो को जाते हुए देख रही थी। उसके दिमाग में कई सारी चीज चल रही थी। पिछले 48 घंटे में उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। रिधिमा ने तुरंत अपना फोन निकालो और फिर कशिश को कॉल करके बोली, आई नीड योर हेल्प। दूसरे तरफ से कशिश बोली, तो जब भी मेरी याद आ रही है, क्या हुआ? रिधिमा कुछ पल रुक कर बोली, कशिश, इन हॉस्पिटल वालों ने उत्कर्ष को निकाल दिया यार, ये बोल रहे कि मैं फीस जमा नहीं की, पर मुझे याद है मैंने सारी फीस सब कुछ किया, मैंने सारे पैसे दिए हैं, पता नहीं अचानक से सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझकर। इतना बोलता वो रुक गई। उसके दिमाग में एकदम से आर्यांश का चेहरा घूम गया। वहीं कशिश परेशानी भरे लहजे में बोली, रिधिमा तो ठीक है ना, सबसे पहले हम कोई सॉल्यूशन निकलते हैं। रिधिमा धीरे से बोली, सॉल्यूशन मिल चुका है मुझे पता है कि ये सब कौन कर रहा है। कशिश कंफ्यूजन से बोली, कौन? रिधिमा खोए हुए अंदाज में बोली, आर्यांश जिंदल। रात का वक्त। आर्यांश इस वक्त जिंदल विला में था।
जहां पर उसके अलावा कोई और नहीं था। एटलिस्ट अभी तो नहीं था। वही उसे विला के एक गेस्ट रूम में आर्यांश चुपचाप बैठा हुआ अपनी सिगरेट एंजॉय कर रहा था। ये वही कमरा था जहां वो पिछली रात रिद्धिमा के साथ भी था, और ये वही कमरा था जहां वो हर रात किसी न किसी लड़की के साथ होता था, शायद आज भी होने वाला था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई जिसने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके फेस से पता चल रहा था कि वो यहाँ पर किस लिए आई थी। आर्यांश बिना किसी भाव के बोली, बकवास नहीं सुननी है मुझे, सीधे बेड पर और एक भी आवाज ना निकले। उसकी बात सुन वो लड़की हल्का सा मुस्कुराए और वो सीधे जाकर के बेड पर लेट गई। आर्यांश ने अपनी सिगरेट वहीं फेंकी और फिर वो तुरंत सोफे से उठकर उसे लड़की की तरफ बढ़ गया। उसे लड़की की तरफ बढ़ते हुए भी आर्यांश के दिमाग में बार बार रिद्धिमा का चेहरा घूम रहा था। कुछ पल में आर्यांश उसे लड़की के सामने खड़ा उसे देख रहा था। तभी वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़कर बोली, मिस्टर जिंदल, यू वांट मी राइट। आर्यांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो तुरंत बेड पर सीधे उसे लड़की के ऊपर आ गया। आर्यांश गौर से उस लड़की के चेहरे को देख रहा था, लेकिन बार बार उसके दिमाग में रिद्धिमा का चेहरा घूम रहा था। कल रात को उसका चेहरा, उसकी वो बंद आंखें, उसकी वो प्यारा सा चेहरा, वो सारी चीज उसके दिमाग पर घर कर रही थी। आर्यांश ने उसे लड़की को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि तभी वो एकदम से रुका और अगले पल खड़ा हो गया। वो लड़की कंफ्यूजन से बोली, व्हाट हैपन श्री जिंदल, सब कुछ ठीक है? आर्यांश तेज आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। ये सुनते वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई और कंफ्यूजन से आर्यांश को देखने लगी। वो कुछ पल रुककर बोली, पर मिस्टर जिंदल, आपने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। आई नो कि आप एक लड़की के साथ दोबारा बेड पर नहीं आते, पर मैं तो। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी आर्यांश ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा अपने पास खींचकर बोला, दफा होने का क्या लोगे, और अगर दफा नहीं हुई आई विल किल यू, गेट लॉस्ट। बोलकर उसने झटके से उसे लड़की को छोड़ा। वो अभी भी हैरानी से खड़ी आर्यांश को देख रही थी और ये चीज आर्यांश को परेशान कर रही थी। उसने वही कॉफी टेबल पर रखी हुई अपनी बंदूक उठाई और फिर सीधे उसे लड़की की तरफ ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके साइड से होकर पीछे दीवार में जाकर लग गई। वो लड़की चिल्लाकर बोली, मैं जा रही हूँ प्लीज, आई एम सॉरी। बोलकर वो तुरंत भागते हुए वहां से चली गई। वो लड़की जैसे ही नीचे पहुंची, तभी संजना उसे देखकर बोली, क्या हुआ मैडम, आप इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वो लड़की डरी सहमी आवाज में बोली, मिस्टर जिंदल ने मुझे शूट किया, वो मुझे जान से मार देंगे, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। बोलकर वो तुरंत अपना फोन उठाकर वहां से निकल गई। वही संजना बस उसे कंफ्यूजन से जाती देखती रहेगी। ये पहली बार हो रहा था जब कोई लड़की यहाँ पर आने के बाद 2-3 घंटे से पहले वापस जा रही थी। इधर आर्यांश गुस्से में उसे गेस्ट रूम में घूम रहा था। उसने एकदम से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल किया और फिर कॉल पिक होती बोला, युग, रिद्धिमा राणा, मुझे अभी के अभी वो चाहिए। युग हैरानी से बोल, व्हाट सर, मैं ऐसे कैसे, वो तो अपने घर पर होगी ना, और आपने आज जो किया उसके बाद तो। आर्यांश बीच में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे रिद्धिमा राणा अभी के अभी मेरे पास चाहिए, मेरी आंखों के सामने चाहिए, डू व्हाटएवर यू वांट। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और वहीं सोफे पर बैठ गया। इधर युग अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, रिद्धिमा राणा, क्या जादू किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा। बोलकर वो तुरंत अपने घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद युग ने अपनी गाड़ी रिद्धिमा के घर के बाहर रोकी। वो धीमे कदमों से उसके घर के एक तरफ गया जहां से रिद्धिमा का कमरा था और उसकी खिड़की थी। युग ने सीधे जाकर के खिड़की खोली और वो अंदर गया। इस वक्त रिद्धिमा बेड पर सो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से अभी भी भीगा हुआ था, शायद अभी अभी ही सोई थी। युग धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। रिद्धिमा ऑलरेडी कच्ची नींद में थे। आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली। युग को देखकर वो जैसे ही कुछ कहने को ही तभी युग ने एकदम से उसकी गर्दन में इंजेक्शन लगा दिया। वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, मुझे करना पड़ा। वही रिद्धिमा की आंखें कुछ ही पल में बंद हो गई और वो बेहोश हो चुकी थी। युग ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे खिड़की से लेकर बाहर निकला। थोड़ी देर बाद युग ने विला के बाहर गाड़ी रोकी। वो रिद्धिमा को लेकर तुरंत विला के अंदर चला गया। संजना, जो कि इस वक्त वहां पर सफाई कर रही थी, रिद्धिमा को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जैसे ही कुछ कहने को ही तभी तेज आवाज आई, लाने के लिए कहा था युग, हाथ लगाने के लिए नहीं। ये सुनते युग ने रिद्धिमा को वहीं सोफे पर लिटा दिया और आर्यांश को देखकर बोला, सर, अगर हाथ नहीं लगाता तो फिर लेकर कैसे आता? मैं बेहोश किया, क्योंकि होश में तो ये आएंगी नहीं। उसके बाद का आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीमे कदमों से रिद्धिमा की तरफ बढ़ गया। रिद्धिमा इस वक्त सोफे पर आराम से पड़ी हुई थी और उसने व्हाइट और बेबी पिंक कलर का नाइट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें टी शर्ट और एक शॉर्ट्स थी। आर्यांश कुछ पल रुक कर बोला, इसे होश में लेकर आना है। ये सुनते युग ने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालकर कॉफी टेबल पर रखा और आर्यांश को देखकर बोला, इसे होश आ जाएगा। ये सुनते आर्यांश के होठों पर एक इविल स्माइल आ गई थी। उसने बिना कुछ बोल रिद्धिमा को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर के तुरंत ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा के धीरे धीरे आंखें खुली। इधर उधर करवट बदलते हुए उसने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलता उसकी गर्दन में उसे एक तेज दर्द महसूस हुआ। वो खुद से बोली, इतना दर्द क्यों हो रहा है? तभी सामने से आवाज आई, क्योंकि मैं चाहता हूं। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई।
उसकी नज़र सीधे सोफे पर बैठे हुए आर्यांश की तरफ चली गई, जो कि अपनी चेस्टनट ब्राउन आंखों से उसे अजीब नज़रों से देख रहा था। एपिसोड 5 ही ब्रोक माई फिंगर। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। रिधिमा बेड पर बैठी हुई अपने सामने बैठे आर्यांश को हैरानी से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर आई कैसे थी। रिधिमा जैसी कुछ बोलने को कोई कही भी उसे अपनी गर्दन में एक बार फिर से तेज दर्द महसूस हुआ। रिधिमा अपने गर्दन पर हाथ रख कर बोली, मुझे दर्द क्यों हो रहा है? आर्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वेरी सिंपल, जब बेहोश होकर तुम यहाँ पर आओगी तो फिर दर्द तो होगा ना, और इंजेक्शन का दर्द है। बोलकर वो खड़ा हुआ और फिर रिधिमा की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख रिद्धिमा पीछे खिसकने लगी थी। कुछ ही पल में वो हेड रेस्ट से टिक चुकी थी। रिद्धिमा लाचारी से बोली, प्लीज कुछ भी नहीं, प्लीज। पता नहीं क्यों उसे बहुत वीकनेसफुल हो रही थी। वो उठाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ भी सके। वहीं अब तक आर्यांश उसके पास पहुंच चुका था। आर्यांश ने एकदम से रिद्धिमा का सर टेढ़ा किया और उसके गर्दन की तरफ देखा, जहां पर हल्की सी सूजन थी, जो कि लगातार इंजेक्शन लगने की वजह से हुई थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज लीव मी। आर्यांश उसका चेहरा छोड़कर बोला, तुम्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया, ट्रेजर तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरे लिए वो करो जो तुम्हारा काम है। बोलकर उसने अपनी टी शर्ट उतारकर वहीं एक तरफ फेंक दी और फिर खुद रिद्धिमा के पास बेड पर बैठ गया। रिद्धिमा उसे देखकर हैरानी से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कुछ नहीं करोगे मेरे साथ प्लीज? बोलकर वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। तभी आर्यांश ने उसका पैर पकड़कर उसे लेटा दिया। रिद्धिमा के मुंह से चीख निकल गई। वो उसे छूटने की कोशिश कर रही थी कि अगले ही पल आर्यांश उसके ऊपर आया और चिल्लाकर बोला, चुप, बिल्कुल चुप। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा एकदम से शांत हो गई और वो अपनी आंसू भरी एमरल्ड ग्रीन आंखों से उसे देखने लगी। आर्यांश उसकी आंखों में देखकर बोला, गॉड, तुम्हारी आंसू भरी आंखें बिल्कुल क्रिस्टल लगती हैं। द एमरल्ड ग्रीन, कितनी खूबसूरत आंखें हैं ना। बोलकर वो धीरे धीरे रिद्धिमा के चेहरे पर झुकने लगा था। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज नहीं। बोलकर उसने एकदम से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। तभी आर्यांश उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोल, कोई हरकत नहीं, अपने भाई की जान प्यारी है ना। उसके इतना कहते ही रिद्धिमा एकदम से शांत हो गई और वो चुपचाप आर्यांश को देखने लगे। आर्यांश उसके गाल को अपनी उंगलियों से सहलाते करते हुए बोला, एग्जैक्टली माय ट्रेजर, तुम्हारा भाई क्या नाम था उसका? हाँ, उत्कर्ष राणा, तुम्हारा सौतेला भाई। चाह कर भी तुम मुझे बोन मैरो नहीं दे सकती, तो फिर कोई डोनट तो चाहिए ना। ये सुनते ही रिद्धिमा की आंख से एक कतरा आंसू बहाकर उसके बालों में कहीं खो गया। वो चुपचाप आर्यांश को देख रही थी। उसके मुंह से एक आवाज तक नहीं निकल रही थी। रिद्धिमा धीरे से बोली, प्लीज। आर्यांश तिरछा मुस्कुरा कर बोल, दो टवरी, आई विल प्लीज यू, और फिर तुम मुझे प्लीज करोगी, हिसाब बराबर। बोलकर उसने अगले ही पल रिद्धिमा के होठों को कैप्चर कर लिया। रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वो आर्यांश से छूटने की कोशिश कर रही थी कि तभी आर्यांश ने उसके लोअर लिप को बाइट किया और फिर एकदम से उसकी आंखों में देखकर बोला, एक और कोशिश और वहां तुम्हारा भाई अपने घर से भी बाहर हो जाएगा। रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि आर्यांश ने वापस से उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। रिद्धिमा ने लाचारी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने बार बार उत्कर्ष का चेहरा आ रहा था। वही आर्यांश ने थोड़ी देर बाद रिद्धिमा के होठों को छोड़ा और फिर वो नीचे बढ़ गया। वो उसके कंधे, कॉलर, ट्यून, गार्डन, हर जगह पर अपने निशान छोड़ना चला जा रहा था। वही रिद्धिमा चुपचाप ये सारी चीज बर्दाश्त कर रही थी। उसका मन कर रहा था वो यहाँ से उठकर भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ ही पल में आर्यांश का हाथ रिद्धिमा के शर्ट तक पहुंच चुका था। तभी रिद्धिमा चिल्लाकर बोली, नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो मिस्टर जिंदल, प्लीज। बोलते हुए वो अब धीरे धीरे रोने लगी थी। आर्यांश गहरी सांस लेकर बोला, जस्ट शट अप ट्रेजर, अगर तुमने अपना ये रोना गाना बंद नहीं किया ना, तो मैं अपना कंट्रोल खोलूंगा और मुझे मत मजबूर करो कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जो तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। समझ में आई मेरी बात? ये सुनते ही रिद्धिमा का हाथ, जो अभी तक अपने कपड़े को कसकर पकड़ हुआ था, वो धीरे धीरे छूटने लगा। आर्यांश गहरी सांस लेकर बोला, गुड गर्ल। बोलकर उसने एक बार रिद्धिमा के गाल पर किस किया और फिर धीरे धीरे उसका हाथ रिद्धिमा के कपड़े पर पहुंचने लगा। रिद्धिमा ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसके सारे कपड़े जमीन पर पहुंच चुके थे। करीब 1 घंटे बाद रिद्धिमा बेड पर लेटी हुई खुद में ही सिमटी हुई धीरे धीरे रो रही थी। भी आर्यांश इस वक्त वॉशरूम में था। वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, उसकी नजर एक बार रिद्धिमा की तरफ गई और फिर वो उसे इग्नोर करके सीधे बालकनी में चला गया। आर्यांश युग को कॉल करके बोला, जहां से लेकर वहीं पर छोड़ देना इसे। युग हैरानी से बोला, सर अभी मतलब? बोलते हुए वो रुक गया। वो सो रहा था और सोते सोते उठ गया, क्योंकि मिस्टर आर्यांश जिंदल का कॉल जो आ गया था। आर्यांश बेफिक्री अंदाज में बोला, तो क्या लेकर आए थे ना, इसे लेकर जाओ यहां से। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आर्यांश जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर रिद्धिमा के तरफ चली गई, जो कि बेड के पास खड़ी थी। उसने अब तक अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपनी आंसू भरी आंखों से उसे घूर रही थी।
रिधिमा धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या बिगाड़ा है मैं तुम्हारा, क्यों कर रहे हो तुम ये सब, शर्म नहीं आती मिस्टर जिंदल, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, किसी लड़की को फोर्स करते हुए, उसके ऊपर अपनी मर्जी चलाते हुए, जबरदस्ती की मर्जी। बोलते हुए वो आर्यांश के सामने आकर रुकी। आर्यांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ना बिल्कुल शर्म नहीं आती, कोई प्रॉब्लम है। सुनते ही रिधिमा से अब रहा नहीं गया। उसने एकदम से आर्यांश को करने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी आर्यांश उसका हाथ कसकर पकड़ और उसे मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगाया। आर्यांश ने रिधिमा को इतनी जोर से पकड़ा था कि रिधिमा के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। उसने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आर्यांश रिधिमा के कान में बोला, माय डिजायरेबल ट्रेजर, क्या लगा एक बार गलती कर चुकी हो, उसकी सजा अभी तुम्हें मिल रही है और उसे के ऊपर दूसरी गलती, इसे तो बेवकूफ कहते हैं, और मेरी डिजायरेबल ट्रेजर बेवकूफ तो अच्छी नहीं लगेगी। रिधिमा दर्द भरी आवाज में बोली, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। आर्यांश ने कुछ पल उसके दर्द भरे चेहरे को देखा और फिर एकदम से उसका हाथ छोड़ रिधिमा गिरने वाली थी भी आर्यांश ने उसे वापस से पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसकी पकड़ में उसकी एक उंगली थी, रिधिमा के इंडेक्स फिंगर। रिधिमा धीरे से बोली, प्लीज, बोलते हुए उसकी आंख से आंसू बहने लगे। आर्यांश इविल स्माइल करते हुए बोला, थप्पड़ इसे हाथ से मारा था ना तुमने, है ना माय डिजायरेबल ट्रेजर, थप्पड़ मारने के बाद तुम्हें कोई रिग्रेट भी नहीं हुआ, ये तो बहुत गलत बात है ना, ट्रेजर रिग्रेट तो होना चाहिए था। बोलते हुए वो उसकी उंगली पर अपनी पकड़ मजबूत किया जा रहा था। वही रिधिमा की आंखें डर से फैल गई, उसे समझ में आने लगा था कि आखिर आर्यांश करने क्या वाला था। रिधिमा घबराते हुए बोली, नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, मुझे रिग्रेट हो रहा है, सच में आई रिग्रेट, प्लीज, आई एम सॉरी। बोलते हुए उसकी नजर कभी अपने हाथ की तरफ जाती तो कभी आर्यांश के चेहरे की तरफ। आर्यांश की चेस्टनट ब्राउन आंखें हल्की लाल थीं, वो बिना किसी भाव की रिधिमा की तरफ देख रहा था, वही रिधिमा के एमरल्ड ग्रीन आंखें डर से भरी पड़ी थी। आर्यांश ने एकदम से रिधिमा को अपनी तरफ खींचा और इसी के साथ एक आवाज आए और अगले ही पल रिधिमा जोर से चीखी। अब तक वो आर्यांश के सीने से लग चुकी थी, रिधिमा जोर जोर से रो रही थी, उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि आर्यांश ने उसकी इंडेक्स फिंगर तोड़ दी थी। आर्यांश झुककर उसके कान में बोला, हेलो हेलो माय डिजायरेबल ट्रेजर, अगली बार जब तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर उठने आएगा तो तुम्हें दर्द याद आएगी, चाहूं तो तुम्हारी कलाई तोड़ दूं, लेकिन फिर प्रॉब्लम मुझे होगी, राइट, इसलिए एक उंगली काफी है तुम्हें याद दिलाने के लिए कि दर्द क्या होता है। अगली बार पछतावा सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल और दिमाग में भी हो। अपनी बात बोलकर आर्यांश ने झटके से रिधिमा को खुद से दूर कर दिया। रिधिमा अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ देख रही थी, जो कि हल्की हल्की सज चुकी थी। वो जोर जोर से रो रही थी। उसने एक नजर आर्यांश को देखा और फिर तुरंत वहां से निकल गई। रिधिमा एक बार पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी, इसलिए शायद उसे अंदाजा था। वो तुरंत रोते हुए वहां से निकली और विलास से बाहर निकालकर उसने अपनी चारों तरफ घुमाई भी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। युग गाड़ी से उतरकर बोला, रिधिमा, आर यू ओके? रिधिमा धीरे से बोली, घर प्लीज, बोलते हुए वो रो ही रही थी। युग ने सीधे बैक सीट का दरवाजा खुला। रिधिमा जल्दी से बैठ गई, उसने अपनी उंगली को कसकर पकड़ हुआ था। युग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, अगर किसी से बात करनी है तो कर लो, बोलकर उसने अपना फोन अनलॉक करके रिधिमा को दे दिया। रिधिमा ने तुरंत कशिश का नंबर निकाला और फिर उसे कॉल किया। कुछ ही पल में कॉल पिक और कशिश से नींद भारी आवाज में बोली, कौन है? रिधिमा धीमी सी आवाज में बोली, मैं। ये सुनते हो कशिश की नींद एकदम से खुल गई और वो हैरानी से बोली, रिधिमा, ये किसका नंबर से कॉल कर रही है, और तुझे तो अभी घर पर होना चाहिए था ना, वे आर यू? रिधिमा एकदम से रोते हुए बोली, ही ब्रोक माई फिंगर। एपिसोड 6 हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर, मुंबई इंडिया, रात का वक्त। रिधिमा की बात सुनते ही युग ने एक बार मुड़कर रिधिमा की तरफ देखा। उसकी नजर रिधिमा की उंगली की तरफ गई और फिर उसने अपनी गाड़ी के डायरेक्शन चेंज कर दी। वहीं कशिश हैरानी से बोली, व्हाट, क्या मतलब ही ब्रोक योर फिंगर, तू तो घर पर थी ना, तो फिर? रिधिमा बीच में बोली, मिस्टर जिंदल के सो कॉल्ड असिस्टेंट ने मुझे किडनैप किया और फिर मुझे उन तक पहुंचा दिया। ये सुनते ही युग ने एक बार अपनी आंखें बंद की और फिर वापस अपनी आंखें खोलकर वो सामने देखने लगा। उसके पास रिधिमा की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि रिधिमा की नाराज थी। कशिश एकदम से बेड से उठकर बोली, तू कहां पर है, जल्दी बता, मैं तेरे पास आ रही हूं। तभी युग गाड़ी रोककर बोला, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। रिधिमा चिल्लाकर बोली, नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों से कोई ट्रीटमेंट, मर जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, घर छोड़ो मुझे और मेरा पीछा छोड़ो। कशिश फिर से बोली, रिधिमा कहां पर है तू, किसके साथ है तू? रिधिमा घूरते हुए बोली, युग चौधरी मिस्टर जिंदल का असिस्टेंट टूटने के बाद मेरी टूटी हुई उंगली का इलाज करना चाहते हैं। कशिश कुछ पल रुककर बोली, पहले जाकर अपनी फिंगर का ट्रीटमेंट करवा। कशिश चिल्लाकर बोली, रिधिमा, ट्रीटमेंट जरूरी है, अगर नहीं कराया तो फिर स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी, दर्द बढ़ता चला जाएगा, और अगर कुछ हो गया तो, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो। ये सुनते रिधिमा के नज़ारे अपनी इंडेक्स फिंगर की तरफ चली गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए।
युग अपनी गाड़ी से उतरकर बोला, प्लीज आप बाहर निक। ये सुनते रिद्धिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो तुरंत गाड़ी से उतर गई। वो युग की तरफ देख नहीं रही थी और उसने अभी भी युग का फोन अपने कान से लगाया हुआ था। युग ने एकदम से रिद्धिमा का वो हाथ पकड़ लिया। वो रिद्धिमा की उंगली को सहारा देकर उससे बोला, आपके दूसरे हाथ में फोन है इसलिए। उसकी बात का रिद्धिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। युग रिद्धिमा को सीधे अंदर लेकर गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों डॉक्टर के सामने थे। डॉक्टर रिद्धिमा की फिंगर चेक करते हुए बोले, एक फिंगर प्लास्टर करना पड़ेगा, ठीक होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। बोलकर उन्होंने रिद्धिमा की उंगली को हल्का सा सीधे किया। तभी रिद्धिमा जोर से चिल्लाई। उसके हाथ से फोन छूटकर गिरने वाला था कि युग में वो फोन संभाल लिया। रिद्धिमा ने तिरछी नजर से युग को देखा और फिर वो वापस सामने देखने लगी। डॉक्टर उसे देखकर बोले, आराम से, ठीक है, थोड़ा दर्द होगा बस, अभी प्लास्टर हो जाएगा। डॉक्टर की बात पर रिद्धिमा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप सामने देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी उंगली पर प्लास्टर लग चुका था और अब रिद्धिमा को थोड़ा आराम मिल रहा था क्योंकि उसे पेनकिलर का इंजेक्शन भी दिया गया था। वो युग को देखकर बोली, मिस्टर चौधरी, ध्यान रखिए कि आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी चीज उठाने की कोशिश ना करें उस हाथ से। ये सुनते ही रिद्धिमा और युग ने एकदम से एक दूसरे को देखा और फिर रिद्धिमा तेज आवाज में बोली, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ये मेरा, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये बोलकर उसने युग के हाथ से फोन छीना और बाहर चली गई। युग बस उसे जाते देखते रह गया। डॉक्टर कंफ्यूजन से बोले, आई डोंट नो, रिश्ता क्या है मतलब, जस्ट मैं बता रही हूँ, उस चीज का ध्यान रखना कि हाथ का ज्यादा यूज ना करें और हाथ को हिलाया ना करें और उंगली पर बिल्कुल भी प्रेशर ना आए। 1-2 दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे वो हिल करेगा तो फिर सब सही हो जाएगा, 1 हफ्ता तो ऐसे रहेगा। बोलकर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन युग को दे दी। इधर कशिश ने भी डॉक्टर की बातें सुन ली थी। वो कुछ पल रुक कर बोली, रिद्धिमा शांत हो जा, मैं अभी घर से भी नहीं निकल सकती, मम्मा पापा को पता चल जाएगा, प्लीज थोड़ा सा हैंडल कर लेना बेबी, मैं कल सुबह आ जाऊंगी तुझसे मिलने, ठीक है। रिद्धिमा धीरे से बोली, आई वॉन्ट टू किल हिम, वो बहुत गंदा है, बहुत बहुत ज्यादा गंदा। तभी उसके पीछे से आवाज आई, पेनकिलर्स बोला है डॉक्टर ने तो फिर मैंने वो ले लिया। रिद्धिमा एकदम से उसे देखकर बोली, तो क्या करूं, मैं अपने सर पर रख लूं। युग गहरी सांस लेकर बोला, आपको घर चलने की जरूरत है। बोलकर वो बाहर निकल गया। कशिश रिद्धिमा से बोली, तू पहले शांत हो जा प्लीज, थोड़ा सा शांत मेरे लिए प्लीज बेबी प्लीज। रिद्धिमा ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। वही कशिश फोन की तरफ देखकर बोली, गॉड क्या है ये मिस्टर जिंदल, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं मिस्टर आर्यांश जिंदल, तुम मेरी दोस्त की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा वापस गाड़ी की बैक सीट पर बैठी हुई थी भी युग ड्राइविंग कर रहा था। युग अचानक से बोला, हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर। ये सुनते ही रिद्धिमा कंफ्यूजन से उसे देखने लगी। युग धीरे से बोल, मिस्टर जिंदल को यही प्रॉब्लम है, उन्हें हाइपरसेक्सुअल डिसऑर्डर है, वो चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने जो किया वो सही किया, उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है। कोई भी लड़की आ जाती, उन्हें तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो इंसान इतना डेस्परेट क्यों है। बोलकर उसने एकदम से गाड़ी रोक दी। रिद्धिमा बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और वहां से चली गई। अगला दिन रिद्धिमा इस वक्त एक कमरे के बाहर खड़ी थी और वो अंदर उत्कर्ष को देख रही थी जो कि चुपचाप बैठा हुआ रागिनी के हाथ से खाना खा रहा था। रिद्धिमा एकदम से अंदर आकर बोली, उत्कर्ष की दुकान खिचड़ी खाने में मजा आ रहा है। उत्कर्ष उसे देखकर बोला, तो क्या खाऊं, कितने दिनों से तो यही खा रहा हूं। बोलते हुए उसका चेहरा उतरा हुआ था जिसे देखते रागिनी और रिद्धिमा दोनों को ही बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रिद्धिमा एकदम से मुस्कुरा कर बोली, कोई बात नहीं, जब मैं कुछ अच्छा से बनाऊंगी तब तो उत्कर्ष की दुकान खाएगा ना। उत्कर्ष उसे देखकर बोला, मुझे अलाउड है। रिद्धिमा उसके गाल पर हाथ रख कर बोली, एक दिन तो सवालों होता है और मैं हूं ना, डोंट वरी। बोलकर उसने उत्कर्ष के फोरहेड पर किस किया और फिर तुरंत बाहर चली गई। रिद्धिमा सीधे किचन में गई और वो उत्कर्ष के लिए खाना बनाने लगी। तभी रागिनी वहां पर आकर बोली, उत्कर्ष की वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना तुम्हें बेटा। रिद्धिमा एकदम से देखकर बोली, क्या बोल रहे हो मम्मा, वो मेरा छोटा भाई है, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी। रागिनी लाचारी से बोली, सौतेला भाई। ये सुनते रिद्धिमा एकदम से रागिनी को देखने लगी। तभी रागिनी फिर से बोली, तुम कुछ भी बोलो लेकिन ये नहीं भूल सकते ना हम कि उत्कर्ष से ना तो मेरा खून का रिश्ता है ना तुम्हारा, वो तुम्हारे बाप की औलाद है। रिद्धिमा धीरे से बोली, मम्मा ये बात उत्कर्ष के सामने कभी नहीं आनी चाहिए, प्लीज आप उसकी मम्मा हो और मैं उसकी बड़ी बहन, बाकी मेरा बाप जो अब मर चुका है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। रागिनी कुछ पल रुक कर बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि धीरज ने मुझसे इतने सालों तक सब कुछ कैसे छुपाया, कभी पता ही नहीं चला उसकी गर्लफ्रेंड थी, उनका बेटा था उत्कर्ष और ये सब। रिद्धिमा बीच में बोली, मम्मा प्लीज, उत्कर्ष ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं रागिनी बीच में बोली, डॉन तीवरी, मैं खुद नहीं चाहती हूँ उसे कुछ पता चले, तुम दोनों का बोन मैरो भी मैच नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकते हैं क्योंकि बायोलॉजिकल तो तुम दोनों के फादर एक ही है। रिद्धिमा कुछ पल रुक कर बोली, वी डॉन तीनों मम्मा, हमारे फादर एक है या नहीं। मिस्टर धीरज राणा की जो गर्लफ्रेंड थी शी वास अ प्रोस्टिट्यूट। उसकी बात सुन रागिनी बिल्कुल शांत हो गई।
धीरज राणा रिद्धिमा राणा के फादर और रागिनी राणा के हस्बैंड जिनकी मौत को करीब 5 साल हो चुके थे। धीरज राणा की एक गर्लफ्रेंड थी, एक प्रोस्टिट्यूट थी। जब उत्कर्ष पैदा हुआ तो धीरज को यही लगा कि उत्कर्ष उसका बेटा है और यहाँ पर रागिनी के साथ उसकी एक बेटी थी। धीरज को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, इसलिए उसने उत्कर्ष को अपना नाम दे दिया और जब उसे सबके सामने लेकर आया तब सारी चीज बिगड़ गई। रिद्धिमा ने थोड़ी देर में उत्कर्ष के लिए खाना बना दिया था जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा था। वो जैसे कुछ कहने को हुई कि तभी उसका फोन बजा। रिद्धिमा ने एक बार अपना फोन देखकर बोली, माँ मैं बाहर जा रही हूँ, कशिश आई हुई है, ठीक है आप उत्कर्ष को खिला देना, उसे बोलना कि हम रात को मूवी देखेंगे। बोलकर वो अपना बैग लेकर तुरंत वहां से निकल गई। रिद्धिमा जैसी बाहर पहुंची कशिश उसके पास आकर बोली तो चल मेरे साथ, बोलकर उसने रिद्धिमा का हाथ पकड़ लिया। रिद्धिमा कंफ्यूजन से बोली, कहाँ मतलब कहाँ जान है? कशिश उसे देखकर बोली, कहाँ जाने का क्या मतलब, पुलिस कंप्लेंट करने मास्टर जिंदल के खिलाफ। रिद्धिमा धीरे से बोली, कंप्लेंट कशिश, वो बहुत पावरफुल है, अगर उसने कुछ कर दिया मतलब। कशिश बीच में बोली, तो तू डर कर बैठ जाएगी? रिद्धिमा राणा तू डरपोक तो है नहीं, जहां तक मैं तुझे जानती हूं तू किसी से नहीं डरती, तेरे लिए तेरे डिग्निटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर अब क्या? उसकी बात सुन रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसके आंखों के सामने बार बार कल रात का नजर घूम रहा था। कल रात को अपनी डिग्निटी खो बैठी थी ऐसा उसे लग रहा था। रिद्धिमा अचानक से बोली, एक्चुअली यू आर राइट, मैंने कुछ गलत नहीं किया है ना कशिश, मैं तो फंस रही हूँ, आई एम द विक्टिम। बोलकर उसने अपने आंसू साफ किया और फिर एक नज़र कशिश को देखकर सीधे उसकी स्कूटी पर बैठ गई। कशिश जल्दी से स्कूटी पर बैठी और इसी के साथ वो दोनों वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा ने पुलिस स्टेशन के बाहर गाड़ी रोकी। वो एक नज़र कशिश को देखकर बोली, तू जा यहाँ से, मैं ये काम खुद करूंगी। कशिश कंफ्यूजन से बोली, क्यों, ऐसा क्यों मतलब? रिद्धिमा बीच में बोली, प्लीज जाना यहाँ से, मुझे खुद करना है, मैं नहीं चाहती कि मिस्टर जिंदल की नज़र में कोई और आए। कशिश गुस्से में बोली, तू पागल है क्या, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। रिद्धिमा गहरी सांस लेकर बोली, वो मिस्टर जिंदल साइको है, प्लीज जाना, और अगर तू नहीं जाएगी तो हम घर वापस जाएंगे। कशिश लाचारी से बोली, ओके प्लीज, एक बार जब हो जाए कॉल कर लेना। बोलकर वो अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही रिद्धिमा तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अंदर जाते ही रिद्धिमा सीधे इंस्पेक्टर के सामने गई और फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे मिस्टर आर्यांश जिंदल के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोले, अच्छा मिस्टर आर्यांश जिंदल वही ऑथर साहब, कैसे कंप्लेन है? रिद्धिमा ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला था कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई। उसे अपने पीछे एक प्रेजेंस महसूस हो रही थी जिसकी वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। वो मुड़कर देखना भी नहीं चाहते थी कि आखिर उसके पीछे था कौन। तभी एक आवाज आई, ग्रेट डिजायरेबल ट्रेजर, बिल्कुल सही जगह पर आई हो तुम। इंस्पेक्टर एकदम से खड़े होकर बोला, अरे जिंदल साहब आए, आज आपका कैसे आना हो गया? ये मैडम आपकी कंप्लेंट करने आई थी। रिद्धिमा खुद को संभालते हुए बोली, इंस्पेक्टर इन्होंने मेरे साथ। बोलते हुए एकदम से उसके नजरें आर्यांश की तरफ चली गई जो कि अब तक उसके बगल में आ चुका था। रिद्धिमा की हाइट ऑलमोस्ट उसके सीने तक आती थी। उसने अपने गर्दन टेढ़ी करके एक बार आर्यांश को देखा और फिर 2 कदम पीछे हट गई। इस वक्त आर्यांश के चेस्टनट ब्राउन आंखें उसे बेहद अजीब नजरों से देख रही थी। इंस्पेक्टर रिद्धिमा को देखकर बोला, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो मैडम, अब बोलो ना, इसके ऊपर आपको इल्जाम लगाना, वो इंसान सामने है, क्या हुआ अब? रिद्धिमा कभी इंस्पेक्टर को देखकर तो कभी आर्यांश को। वो धीरे से बोली, मैं वो एक्चुअली इंस्पेक्टर इन्होंने मेरे साथ वो। आर्यांश बीच में बोला, आराम से रिद्धिमा राणा। इंस्पेक्टर लड़की घबराई हुई है, पानी पिलाओ, चेयर पर बैठा हूं, अच्छे से पूछो कि क्या हुआ है। एक्चुअली ये मेरी एडिटर है, काफी टैलेंटेड एडिटर है, पर लगता है शायद मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने आई क्योंकि मैं कल डांट दिया था, है ना रिद्धिमा? रिद्धिमा धीरे से बोली, नहीं इंस्पेक्टर ये। इंस्पेक्टर बीच में बोला, अरे मैडम कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है कि आप इतनी सी बात पर अपने बॉस के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकती, वैसे भी आपको देखकर लग रहा है कि आपकी उम्र कम है, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही हो, कोई बात नहीं, पर अगली बार ऐसा मत करना, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। जिंदल साहब आप यहाँ पर कैसे आए? आर्यांश एकदम से इंस्पेक्टर को देखकर बोला, साउथ मुंबई में एक नई जमीन ली है मैं, वहां पर प्रॉब्लम हो रही है तो हैंडल करना है तुम्हें। इंस्पेक्टर मुस्कुरा कर बोला, बिल्कुल मत चिंता करिए मिस्टर जिंदल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। वही रिद्धिमा से अब वहां पर और नहीं रहा गया, वो तुरंत वहां से बाहर निकल गई। बाहर आते ही वो खुद से बोली, व्हाट द हेल रिद्धिमा राणा, इतनी कमजोर नहीं हो तुम तो फिर इतना डर क्यों लग रहा है? बोलते हुए वो बस बिना आसपास देख चली जा रही थी और चलते चलते वो रोड पर आ चुकी थी। रिद्धिमा खुद से बड़बड़ाते हुए रोड की तरफ चल रही थी और वही सामने से एक गाड़ी आ रही थी। इससे पहले कि रिद्धिमा और आगे बढ़ पाती, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। रिद्धिमा एकदम से किसी के सीने से टकरा गई। रिद्धिमा अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी जो कि कुछ ऐसी थी कि अभी तो मेरे डिजायर्स बाकी है ट्रेजर, और अभी से तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही हो, पहले मुझे अच्छे से प्लीज करो फिर मर जाना।
ये सुनते ही रिद्धिमा ने एकदम से सर उठाकर आर्यांश की तरफ देखा जो कि उसे देखते हुए तिरछा मुस्कुरा रहा था। रिद्धिमा उसे धक्का देकर बोली, वॉट योर प्रॉब्लम मिस्टर जिंदल, तुम्हें जो चाहिए तब मिल गया ना, जस्ट लीव मी अलोन। ये सुनते ही आर्यांश ने एक बार अपनी नज़र चारों तरफ घुमाए और अगले ही पल रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे तुरंत अपनी गाड़ी के पास लेकर गया। कुछ ही पल में उसने एकदम से रिद्धिमा को गाड़ी से लगाया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, तमाशा नहीं पसंद है मुझे ट्रेजर, बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे रेपुटेशन का तमाशा बनाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे जिंदगी का तमाशा मैं बनाऊंगा और तुम देखती रह जाओगी। आई एम अ वेरी डेडली पर्सन, वेरी डेडली, चैलेंज मत करना मुझे। रिद्धिमा धीरे से बोली, साइको, यू आर साइको। उसकी बात सुन आर्यांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी नज़र एकदम से रिद्धिमा के इंडेक्स फिंगर की तरफ चली गई जिस पर छोटा सा प्लास्टर लगा हुआ था। रिद्धिमा ने जैसी आर्यांश की नज़रों को फॉलो किया उसकी आंखें डर से फैल गई। उसने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आर्यांश को अलग नज़रों से देखने लगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।